हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एग्जिट पोल में योगी आदित्यनाथ की जीत की पाकिस्तानी मीडिया में हो रही है दबाकर चर्चा। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी खबर। इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर रूस यूक्रेन संकट से भारत को मिला सबक। सेना प्रमुख ने कह दी दोस्तों हथियारों को लेकर बड़ी बात और भविष्य के युद्ध कैसे लड़े जाएंगे। सेना प्रमुख ने बहुत बड़ी जानकारी दी है दोस्तों, आप सभी को हम ये खबर बताने वाले हैं। इसी बीच बताएंगे जहां पर यूक्रेन युद्ध पर पलटा फ्रांस, अमेरिका को फ्रांस ने दिया दोस्तों बहुत बड़ा झटका। बताएंगे क्या है खबर। इसी बीच आपको बताएंगे जहां पुतिन के खिलाफ जो बाइडेन का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन दोस्तों। और इसी बीच इमरान खान सरकार के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव, सत्ता पक्ष से 24 सदस्यों के समर्थन का बहुत बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, इमरान खान की कुर्सी पर मंडराया बड़ा खतरा, विपक्ष की मांग इस्तीफा दे प्रधानमंत्री इमरान खान। जी हां दोस्तों, अर्थव्यवस्था का किया इमरान ने बेड़ा गर्क। बताएंगे बड़ी खबर आपको। इसी बीच बताएंगे जहां पर सपा गठबंधन के सभी बड़े नेता चुनाव हार चुके। नौटंकी बंद करो अखिलेश यादव के आरोपों पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, एग्जिट पोल के बाद अखिलेश यादव बौखला गए, जिसके बाद दोस्तों बीजेपी अब करारा प्रहार कर रही है अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आपको आज हम बताने वाले हैं। इसी बीच बताएंगे जहां पर होली पर घर जाने के लिए नहीं मिल रहा है क्या टिकट, रेलवे ने किया स्पेशल ट्रेन का बड़ा ऐलान, दे दी बहुत बड़ी खुशखबरी दोस्तों होली के लिए। बताएंगे कौन कौन सी ट्रेनें चलाई जा रही है दोस्तों, तो हर तरह की जानकारी अभी हम आपको देने वाले हैं। एक भी खबर से आप वंचित नहीं रहने वाले दोस्तों, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है और आपको भी भारतीय होने पर शान है। और मानते हैं कि अपना भारत देश नंबर 1 देश और भारत की विदेश नीति सबसे टॉप की है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर एग्जिट पोल में योगी आदित्यनाथ जी की जीत की पूरे पाकिस्तानी मीडिया में जमकर चर्चा। जी हां दोस्तों, 7 मार्च को हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी की पार्टी भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। आप सभी को पता ही होगा। लेकिन दोस्तों जो सबसे बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं, जहां उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर पाकिस्तान में भी दिलचस्पी बनी हुई है। जी हां दोस्तों, एग्जिट पोल के नतीजों पर भी पाकिस्तानी मीडिया की नजर गड़ी हुई है। पाकिस्तान के कई अखबारों ने एग्जिट पोल के नतीजों पर रिपोर्ट प्रकाशित की है दोस्तों। डॉन ने एग्जिट पोल के नतीजों के आधार पर अपनी रिपोर्ट को बड़ी सी हेडिंग दी है, मोदी की पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने के लिए तैयार। जी हाँ दोस्तों, ये हेडिंग पाकिस्तानी अखबार डॉन में दी गई है दोस्तों। अखबार ने यह भी लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी की हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के चुनावों में एक शानदार जीत की उम्मीद थी, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे दिखा रहे हैं कि उन्हें बहुमत तो मिल रहा है, लेकिन पिछली बार के चुनाव से उनकी सीटें कम हुई है। हालांकि अखबार ने एग्जिट पोल के नतीजों की विश्वसनीयता पर सवाल तो उठाए हैं दोस्तों। डॉन की रिपोर्ट में लिखा गया है कि भारत में एग्जिट पोल हमेशा से विश्वसनीय नहीं होते हैं, लेकिन 4 एग्जिट पोल का औसत निकालने पर यह संकेत मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 240 सीटें जीतेगी। 403 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में बहुमत के लिए ये पर्याप्त से अधिक सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अब पाकिस्तान में भी योगी जी के जीत का बड़ा परचम लहरा रहा है दोस्तों, और पूरा पाकिस्तानी मीडिया उत्तर प्रदेश की खबर दिखा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर मीडिया दिखा रहा है दोस्तों पाकिस्तान का, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोगों का भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में इंटरेस्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, ये तो मात्र हमने डॉन अखबार की खबर बताई आपको दोस्तों। ऐसे ही पाकिस्तान के और भी मीडिया के चैनल है जिन्होंने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की जीत की भविष्यवाणी कर दी है दोस्तों। कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान भी ये मान रहा है कि योगी का ही राज फिर से होगा उत्तर प्रदेश में और मोदी लहर ही आएगी। आप क्या कहते हैं दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस पर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सबको पता चले अपने भारत के लोगों को कि पाकिस्तान में भी योगी जी
का डंका बजता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर रूस यूक्रेन संकट पर भारत ने लिया बड़ा सबक। सेना प्रमुख नरवणे जी ने कहा स्वदेशी हथियारों से लड़े जाएंगे भविष्य के युद्ध। जी हां दोस्तों, सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे जी ने मंगलवार को कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष से भारत के लिए सबसे बड़ा सबक ये मिला है कि हमें स्वदेशी हथियारों से भविष्य के युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, ANI ने सेना प्रमुख के हवाले से कहा कि सबसे बड़ा सबक ये है कि हमें स्वदेशी हथियारों के साथ भविष्य के युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। रक्षा में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में और अधिक कदम उठाने होंगे। भविष्य के युद्धों को अपने हथियार प्रणालियों से लड़ा जाना चाहिए। जनरल एम नरवणे जी ने कहा कि संकट ने दिखाया है कि युद्ध कभी भी हो सकते हैं और देश को उनके लिए तैयार रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा यूक्रेन रूसी युद्ध के से कई सबक सीखे जा सकते हैं। संकट से पता चलता है कि युद्ध कभी भी हो सकता है और निश्चित तौर पर हमें उसके लिए हमेशा तैयार रहना होगा। युद्ध केवल वर्चुअली नहीं होंगे बल्कि भौतिक डोमेन में लड़े जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले एक सेमिनार में चीन और पाकिस्तान से मिल रही चुनौतियों पर प्रतिक्रिया देते हुए सेना प्रमुख एम नरवणे जी ने कहा था कि भारत कठिन रक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम भविष्य के संघर्षों की कुछ झलकियां देख रहे हैं। उन्होंने आगे कहा था कि पाकिस्तान और चीन आने वाले दिनों में अपने रणनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने का प्रयास जारी रखेगा। जी हाँ दोस्तों, और अब ऐसे में ये दूसरा बयान जो नरवणे जी का आया है दोस्तों, उन्होंने साफ दिखा दिया है कि रूस यूक्रेन संकट से हमने भी सबक लिया है और हमारा अपना हथियार ही काम आएगा भविष्य के युद्ध में। आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। और नरवणे जी के बात का क्या आप समर्थन करेंगे दोस्तों, हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। अगर हाँ तो हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां क्या यूक्रेन युद्ध में पलटा फ्रांस। राष्ट्रपति ने कहा शांति के लिए हो रूसियों का सम्मान, अमेरिका को दिया ये कहकर बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के बीच फ्रांस ने रूस को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि दुनिया में शांति के लिए रूसियों का सम्मान होना चाहिए। जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूक्रेन युद्ध के बीच फ्रांस ने यू टर्न ले लिया है? क्या फ्रांस ने अमेरिका को यूक्रेन युद्ध के बीच झटका देने का मन बना लिया है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रूस को लेकर नाटो देशों में दरार पड़ रही है? जी हाँ दोस्तों, दरअसल यूक्रेन संकट के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मंगलवार को जोर देकर कहा है कि रूस और उसके लोगों के साथ सम्मान से पेश आने की जरूरत है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने दावा करते हुए कहा है कि रूस की भागीदारी के बिना दीर्घकालिक शांति संभव नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति का यह बयान तब आया है जब रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है। दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या फ्रांस भी अब अमेरिका से बदला ले रहा है दोस्तों? क्योंकि हाल ही में कुछ दिनों पहले दोस्तों अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने और जापान ने मिलकर के दोस्तों उस पनडुब्बी की डील की थी ऑकस की, जिसमें फ्रांस को पूछा तक नहीं गया था दोस्तों। और यही बड़ी वजह हो सकती है कि फ्रांस भी अब कहीं ना कहीं धोखा देता नजर आ रहा है अमेरिका को। आपकी अपनी निजी इस पर क्या राय होगी जरूर कमेंट करिएगा। अगली खबर की बात करें, लेकिन दोस्तों जितने भाई बहन नए से इस चैनल को देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भारी मात्रा में दबाइएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें, पुतिन के खिलाफ जो बाइडेन का सबसे बड़ा एक्शन, रूसी तेल आयात पर लगा दिया प्रतिबंध। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई छेड़ने वाले रूस को अमेरिका ने तगड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने मंगलवार को रूसी तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। अमेरिका के इस कदम के पीछे की सबसे बड़ी वजह रूस की अर्थव्यवस्था पर शिकंजा कसना है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में अमेरिका की अपील को दरकिनार कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन पर रूस के हमले से पैदा हुए हालात में ऊर्जा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी शेल ने रूस से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खरीद बंद करने की मंगलवार को घोषणा कर दी है। शेल ने एक बयान में कहा है कि वो चरणबद्ध तरीके से रूस से सभी हाइड्रोकार्बन, बोले तो कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, प्राकृतिक गैस और तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी LNG की खरीद बंद कर देगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा झटका रसिया को दोस्तों अमेरिका ने अब दिया है। अगली खबर की बात करें, जहां पर यूक्रेन के विदेश मंत्री का सबसे बड़ा दावा, रूस ने मारियुपोल में 3 लाख नागरिकों को बनाया बंधक। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का आज 14वां दिन है। न रूसी सेना पीछे हटने के लिए
तैयार है और ना ही यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की हार मानने को तैयार है। ऐसे में दोनों देशों के बीच का युद्ध कब खत्म होगा ये कहना मुश्किल है। तो वहीं इसी बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने बड़ा दावा किया है। कुलेबा ने ट्वीट करके कहा है कि रूस ने मारियुपोल में 3 लाख नागरिकों को बंधक बनाया है। रूस आईसीआरसी मध्यस्थता बोले तो आईसीआरसी मीडिएशन में के साथ समझौते के बावजूद भी मानवीय निकासी को रोकता है। रूस की करतूत की वजह से परसों एक बच्चे की मौत भी हो गई। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर पश्चिमी देशों पर भड़के यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की कहा हमारे शहरों को बचा सकते थे लेकिन नहीं बचाया। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के मीडिया आउटलेट द कीव इंडिपेंडेंट ने मंगलवार को बताया है कि राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने यूक्रेन के शहरों और नागरिकों को रूसी बमों से नहीं बचाने के लिए बिना नाम लिए पश्चिमी देशों को दोषी ठहराया है। दोस्तों, जेलेंस्की ने आगे कहा कि पश्चिमी राष्ट्र पिछले 13 दिनों में स्पष्ट रूप से आवश्यक निर्णय लेने में विफल रहे हैं, जिनमें रूसी हमलों को रोकने के लिए यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन के आदेश देना शामिल है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि ऐसा ना करके वे हमारे देश को बमों और मिसाइलों से बचाने में विफल रहे हैं। उन्होंने कहा जहां हत्याओं के लिए रूसी दोषी है तो वहीं वे लोग भी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते जो अपनी पश्चिमी दफ्तरों में 13 दिनों से कोई स्पष्ट रूप से आवश्यक निर्णय को मंजूरी नहीं दे पाए। उन्होंने हमारे शहरों को इन बमों और मिसाइलों से नहीं बचाया जबकि वे बचा सकते थे। बड़ी खबर दोस्तों, अब यूक्रेन को यह एहसास हो रहा है कि पश्चिमी देशों ने यूक्रेन के साथ सबसे बड़ा गेम खेला है दोस्तों, क्योंकि यूक्रेन ने युद्ध को इनिशिएट किया है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ नाटो जैसे देशों के कहने पर, खास करके अमेरिका के कहने पर, और अब जाकर के यूक्रेन को यह एहसास हुआ है। ऐसे में दोस्तों कितने भाई और बहनों को पहले से ही पता था युद्ध होने से पहले ही कि अमेरिका यूक्रेन को जरूर धोखा देगा। जिनको पता था वो कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान से बड़ी खबर, बलूचिस्तान के सीबी में बड़ा ब्लास्ट, 4 सुरक्षा कर्मियों की हुई मौत, 28 लोग हुए घायल। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हुए एक हमले में कम से कम 4 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई है तो वहीं 28 से ज्यादा घायल हो गए हैं। पाकिस्तान के अखबार डॉन के मुताबिक मंगलवार को बलूचिस्तान के सीबी जिले में ठंडी सड़क के पास ये बड़ा विस्फोट हुआ है। शुरुआती जांच में पुलिस इसे फिदायीन हमला मान रही है। अगली खबर की बात करें, जहां इमरान खान सरकार के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव, सत्ता पक्ष से 24 सदस्यों के समर्थन का सबसे बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, इमरान की कुर्सी पर मंडराया खतरा, विपक्ष की मांग 24 घंटे में इस्तीफा दे दे इमरान खान, कहा अर्थव्यवस्था का किया बेड़ा गर्क। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के विपक्षी दल इमरान खान के नेतृत्व वाली पीटीआई सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक मंगलवार को विपक्ष ने इमरान खान सरकार के खिलाफ नेशनल असेंबली सचिवालय में अविश्वास प्रस्ताव दिया है। स्पीकर असद कैसर के ऑफिस में ना मिलने पर विपक्ष ने सचिवालय में अपना प्रस्ताव जमा किया। विपक्ष की ओर से कहा गया है कि सत्ता पक्ष के कुछ मेंबर, बोले तो 24 मेंबर उनके साथ हैं और वो सरकार कभी भी गिरा देंगे इमरान खान की। जी हां, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बोले तो पीडीएम प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने भरोसा जताया है कि प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ उनका अविश्वास प्रस्ताव सफल होगा और ये सरकार जाएगी। तो वहीं सत्ताधारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ओर से कहा गया है कि सभी सहयोगी उनके साथ मजबूती से खड़े हैं और उनके पास पूर्ण बहुमत है। अविश्वास प्रस्ताव पेश होने की स्थिति में दोनों पक्ष नेशनल असेंबली में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। जी हां दोस्तों, मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तान में विपक्षी पार्टियों के कुल 86 सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। नियम के अनुसार 68 नेशनल मेंबर ऑफ असेंबली को याचिका पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है और स्पीकर के पास मतदान के लिए सत्र बुलाने के लिए 3 से 7 दिन का वक्त होता है। इसके अलावा पीएमएल और एनएमएनए को इस्लामाबाद में रहने का निर्देश दिया गया है क्योंकि आने वाले 3 सप्ताह राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। यानी कि विपक्ष ने पूरा मन बना लिया है दोस्तों कि इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव के तहत उसकी सरकार गिरा देंगे। क्या कहते हैं आप लोग, क्या इमरान खान पीएम के तौर पर अब नहीं फिट बैठने वाले? दोस्तों आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर रूस की अर्थव्यवस्था को फिर एक और डबल झटका, केएफसी, पिज्जा हट जैसे बड़े बड़े कंपनी
कंपनीज ने समेटा अपना कारोबार। जी हाँ दोस्तों, रूस के खिलाफ कई बड़ी कंपनियां एक्शन ले रही हैं। इसी कड़ी में KFC पिज्जा हट ने रूस में अपना कारोबार सस्पेंड करने का फैसला ले लिया है। इससे पहले भी कई कंपनियां अपना कारोबार बंद कर चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां रूस से भारत के S-400 मिसाइल खरीदने पर क्या अमेरिका लगाएगा बैन, इस नेता ने कह दी बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के नेता और प्रभावशाली सांसद टेड क्रूज ने देश के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन से कहा है कि रूस से S-400 मिसाइल खरीदने के लिए भारत पर अमेरिकी विरोधियों से प्रतिबंधों के माध्यम से मुकाबला करने का अधिनियम बोले तो 60 के तहत कोई भी प्रतिबंध लगाना असाधारण मूर्खता होगी। जी हाँ दोस्तों, क्रूज ने कहा कि इस प्रकार की रिपोर्ट मिली है कि जो बाइडेन प्रशासन पृथ्वी पर सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के खिलाफ 60 प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। मुझे लगता है कि ये फैसला असाधारण रूप से मूर्खतापूर्ण होगा। क्रूज ने पिछले सप्ताह कहा था कि जो बाइडेन प्रशासन में भारत और अमेरिका के संबंध खराब हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी खबर। इसी बीच आपको बता दें, जहां पर यूक्रेन के सूमी में फंसे सभी 694 भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकाला गया। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए मोदी जी को थैंक यू मोदी जी जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां यूक्रेन को लेकर रूस का नया दावा जिससे मची खलबली, कहा जैविक हथियारों पर रिसर्च कर रहा है यूक्रेन। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच जंग जारी है। युद्ध के 13वें दिन रूसी सेना ने यूक्रेन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रूसी सेना ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन में 30 जैविक प्रयोगशालाओं का भंडाफोड़ किया है। इससे पता चलता है कि यूक्रेन जैविक हथियारों पर रिसर्च कर रहा है। रूसी मीडिया स्पुतनिक में छपी रिपोर्ट के अनुसार रूसी सेना के इस दावे को पुतिन सरकार बेहद गंभीरता से ले रही है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें, जहां पर अब 11 मार्च को होगी भारत चीन कमांडर स्तर की 15वीं वार्ता। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख को लेकर उपजे तनाव पर भारत और चीन में 11 मार्च को फिर कमांडर स्तर की वार्ता होगी। दोनों देशों की आपसी सहमति के बाद 15वें दौर की यह वार्ता भारत स्थित चुशूल मोल्दो मीटिंग पॉइंट में होगी। अब तक 14वें दौर की बातचीत हो चुकी है, जिसमें पेंगोंग तसो के उत्तरी और दक्षिणी छोर के अलावा गलवान व गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्रों का भी समाधान हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख सीमा गतिरोध पेंगोंग झील इलाके में एक हिंसक झड़प के बाद पैदा हुआ था। अभी भी इस संवेदनशील सेक्टर में LAC पर दोनों देशों के करीब 50,000 से 60,000 सैनिक तैनात है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां आखिर क्यों रूस का साथ दे रहा है अपना भारत। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राजनयिक ने दिया है इस पर बड़ा जवाब। हम आपको बताते हैं दोस्तों, रूस यूक्रेन मुद्दे पर भारत ने स्वतंत्र और निष्पक्ष रुख बरकरार रखा है, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन सहित बहुत सारे देश भारत पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि वो रूस के इस हमले की आलोचना करे। अमेरिका के एक पूर्व शीर्ष राजनयिक अतुल केशव ने हालांकि भारत की स्थिति पर सकारात्मक यानी पॉजिटिव टिप्पणी की है। उन्होंने अमेरिकी सांसदों से कहा है कि रूस के साथ भारत की कुछ मजबूरियां हैं और पड़ोसी चीन के साथ भी उनके विवाद हैं। जी हाँ दोस्तों, रूस को लेकर भारत की मजबूरियां हैं, पड़ोस में चीन के साथ भारत की क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर मजबूरियां हैं। मुझे लगता है कि हम अमेरिकी भारतीयों को के लोकतंत्र और उनके सिस्टम के साथ एक समानता रखना चाहिए। हमें भारत को फोर्स नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं अमेरिकी राजनयिक, पूर्व राजनयिक का ये बयान बिल्कुल सही बयान है दोस्तों, तो हमारा उनको समर्थन कहना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर महामारी विशेषज्ञ का बड़ा दावा, कहा नहीं आएगी कोरोना की चौथी लहर, भारत में कमजोर हो रहा है कोरोना। जी हाँ दोस्तों, महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर टी जैकब जॉन का कहना है कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर अपने अंतिम चरणों में है और अब कोरोना की चौथी लहर नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि मुझे इसका भरोसा है। हालांकि किसी नए वेरिएंट के विस्फोट पर ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन निकट भविष्य में ऐसी कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां विदेश आने जाने वालों के लिए सबसे बड़ी खबर, 2 साल बाद इस दिन फिर से शुरू हो जाएंगी इंटरनेशनल फ्लाइट्स। जी हाँ दोस्तों, एविएशन रेगुलेटरी DCCA ने बताया है कि भारत और यहां से जाने वाले शेड्यूल इंटरनेशनल कमर्शियल पैसेंजर सर्विसेज 27 मार्च से फिर शुरू होने वाली है। इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। इससे पहले 19 जनवरी को इन उड़ानों के सस्पेंशन को 28 फरवरी तक बढ़ा
बढ़ा दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां राम मंदिर निर्माण के लिए मिले चंदे के पैसे से यूक्रेन में लोगों की मदद करेंगे मुरारी बापू। दान किए 1,25,00,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में मुरारी बाबू को थैंक यू जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें जहां अखिलेश यादव के आरोपों पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद का हमला। कहा सपा गठबंधन के सभी बड़े नेता चुनाव हार चुके हैं, कृपया नौटंकी बंद करो। बता दें बनारस में सपाइयों द्वारा ईवीएम लदी गाड़ी पकड़ी जाने और अखिलेश यादव के आरोपों के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने सपा प्रमुख पर हमला किया है। केशव ने कहा है कि पराजय के डर से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनावों का स्वागत करने की जगह सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आरोप पराजय के बाद का मीडिया के लिए जारी होने वाला प्रेस नोट है। मतगणना से पहले तैयार कर रहे हैं। सपा की करारी हार सरकार में रहते किए काले कारनामों के कारण हो रही है। जी हाँ दोस्तों, गौरतलब है कि बनारस में ईवीएम की गाड़ी पकड़ी जाने के बाद अखिलेश यादव ने सुबह सपा प्रमुख ओपी राजभर के साथ लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार और चुनाव आयोग पर कई आरोप लगाए थे। उन्होंने एग्जिट पोल को लेकर मीडिया पर भी निशाना साधा था। इसे लेकर ही केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट से अखिलेश पर ये हमला किया है। अगर आप ये मानते हैं दोस्तों कि अखिलेश यादव की वो स्थिति है हारते को यानी डूबते को तिनके का सहारा वाला ही स्थिति अखिलेश यादव की, और यहाँ पर उनको तिनका भी नहीं मिलने वाला दोस्तों, तो ये बात कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। हमारी वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। अगली खबर की बात करें जहां यादव मुस्लिम वोटर्स में बीजेपी की बड़ी सेंधमारी, स्वामी प्रसाद मौर्य के दावे हुए गलत। बताएं कौन सी जाति किसके साथ है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार शाम आए लगभग सभी एग्जिट पोल का अनुमान है कि एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी 2017 के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन के बावजूद बहुमत से काफी दूर दिखाई दे रही है। कई बार एग्जिट पोल में सटीक भविष्यवाणी कर चुके टुडेज चाणक्य के सर्वे बीजेपी को 275 से 313 सीटें मिलने का दावा किया गया है, तो सपा को 86 से 124 वोट मिलने की संभावना जताई गई है। बसपा को 0 से 4 सीटों और कांग्रेस को 0 से 2 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। दोस्तों, कहा जाता है कि यूपी की राजनीति में जाति सबसे बड़ी सच्चाई और सरकार उसी की बनती है जो सबसे अच्छी सोशल इंजीनियरिंग करता है। टुडेज चाणक्य ने जातिगत सर्वे भी किया है और इसके नतीजे बताते हैं कि सपा अब भी MI समीकरण को ही साधने में कामयाब रही और दूसरी जातियां अखिलेश के नई सपा वादे पर भरोसा नहीं कर पाए। तो वहीं योगी सरकार से इस्तीफा देकर अखिलेश के संग जुड़े स्वामी प्रसाद मौर्य सहित 1 दर्जन से अधिक ओबीसी नेता सपा को अन्य पिछड़ा वर्ग का वोट नहीं दिला पाए। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। ऐसे में अखिलेश यादव के चुनाव में हार के बाद दोस्तों उनको क्या उत्तर प्रदेश छोड़ देना चाहिए, कमेंट में राय सुझाव जरूर दीजिएगा। और कितने भाई और बहनों को लगता है कि उत्तर प्रदेश में भगवा ही लहराएगा, मोदी लहर ही आएगी, बताइएगा जरूर। साथ ही दोस्तों खबर अखिलेश तक ही खत्म नहीं होती। अब जो बड़ी खबर आ रही है जहां ममता बनर्जी ने खुद माना कि भाजपा का कोई विकल्प नहीं, इसीलिए केंद्र की सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने मंगलवार को ये खुद माना है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र पर शासन कर रही है क्योंकि फिलहाल कोई विकल्प नहीं है। ये सुझाव भी दिया है कि अन्य राजनीतिक दलों को विकल्प बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा क्योंकि केवल बयान देने से कोई फायदा नहीं होगा। यानी कि दोस्तों ममता बनर्जी भी मान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी तोड़ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में थैंक यू ममता जी कह दीजिएगा दोस्तों पहली बार। अगली खबर की बात करें जहां पर उत्तर प्रदेश बोर्ड 10वीं 12वीं की डेट शीट हुई जारी, 24 मार्च से शुरू होंगी परीक्षाएं। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए यूपी बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। जारी यूपी बोर्ड टाइम टेबल के अनुसार कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 24 मार्च 2022 से शुरू होंगी और 20 अप्रैल 2022 तक जारी रहेंगे। परीक्षा में शामिल होने जा रहे उम्मीदवार आप डेट शीट एग्जाम पर देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर देख पाएंगे। ऐसे में अगली खबर की बात करें जहां होली पर घर जाने के लिए नहीं मिल रहा क्या टिकट, रेलवे ने किया स्पेशल ट्रेन का बड़ा ऐलान, दे दी बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, होली का त्योहार आने वाला है और अगर आप भी ट्रेनों में टिकटों को बुक करवाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन टिकट नहीं मिल रहा तो फिर आपके लिए रेलवे बड़ी खुशखबरी लेकर आया है दोस्तों। दरअसल सेंट्रल रेलवे ने होली के लिए स्पेशल ट्रेन का ऐलान किया है। यह ट्रेन महाराष्ट्र के मुंबई से यूपी के बलिया तक चलेगी। पिछले दिनों सेंट्रल रेलवे ने इन स्पेशल ट्रेनों के बारे में बड़ी जानकारी
जानकारी दी है। जी हाँ दोस्तों, क्या क्या जानकारी, हम सब जानकारी हमने स्क्रीन पर आपको दिखा दी, आप देख पा रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है दोस्तों, तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद जय भारत। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए, और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अगली खबर का इंतजार करिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।